सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। आप ये बताओ, अब आप जो वो रोड पे पूरा नाच कूद के आए, तो अब तो हम ताकतवर हो गए होंगे। अब मजाक नहीं। अब शांति से मेरी बात का जवाब। जैसे हम नाच कूद लिए, अब तो हमने गाने भी बजा लिए, अब तो हम ताकतवर हो गए होंगे। अब तो गरीबी खत्म हो गई होगी, बेरोजगारी खत्म हो गई होगी, अब तो हमारे कच्चे मकान पक्के हो गए होंगे, अब तो हमारी जेब में रुपया पैसा आ गया होगा। अब तो जो है, जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हमारे साथ होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अब तो बंद हो गया होगा। नहीं हुआ है? बंद नहीं हुआ सच में? इसका मतलब ये नाचना कूदना तो बेकार गया। खुशी में था मामला। मेरी बात समझे आप? देखो, गुलाम कितनी खुशी मना ले, गुलाम ही रहेंगे। आज इस देश में भारतीय संविधान के होने के बावजूद हम लोग गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और जो कुछ हमें मिला है उसको छीनने की तैयारी दुश्मन ने बड़े जोरों शोरों पे कर ली है। तालियां बजाने की बजाय मेरी इस बात पे गौर करो। पहले सरकारी नौकरी आती थी, हर साल 10 बच्चे गांव में से नौकरी पे जाते थे, चाहे आर्मी की नौकरी हो या पुलिस की नौकरी हो या पटवारी की नौकरी हो, सेक्रेटरी की नौकरी हो, मास्टर की नौकरी हो या कोई और नौकरी हो। हर साल रेलवे में, हर साल मेडिकल में 2-4-10 बच्चे गांव से जाते थे। जब वो जाते थे उनको 30-40 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी। वो उस तनख्वाह से अपने घर की जो दुख तकलीफें उनको कम करने का काम करते थे। समाज में एक मजबूत परिवार का निर्माण होता था। उनकी माँ बहनों को जो घर में रहती थी उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी, बढ़िया खाने के लिए राशन, बढ़िया पीने के लिए पानी, बढ़िया पहनने के लिए कपड़े, और कुछ दिनों में उनके घरों की हालत भी बदल के एक अच्छा मकान भी उनकी तरफ बन जाता था। जो अच्छी नौकरी और प्राप्त कर लेते थे मेहनत से, उनके यहाँ 4 पहियों 2 पहियों की गाड़ी भी आ जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में तो ये काम रुक गया। जब से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा किस तरह से सारे सरकारी डिपार्टमेंट को बेच के कोडियों के भाव अडानी अंबानी को सौंपा जा रहा है। वो दिन का भी नहीं पता कि इस देश में कोई सरकारी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। आप मेरी बात पे गौर करो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन जब आपने किया, आप 17 से ज्यादा नौजवानों ने शहादत देके ये साबित कर दिया कि हम इस देश में जब भी हमारे अधिकार छीनने काम करोगे, हम अपने प्राणों का बलिदान भी कर देंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करेंगे। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए। पानी पिलाना। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए। उन्होंने समझ लिया अगर इनको टोकने का, इनसे सीधे लड़ने का प्रयास करोगे, ये मरने मिटने पे आ गए हैं, ये 1 इंच भी किसी चीज को छीनने नहीं देंगे। और उन्होंने अपनी साजिश स्टार्ट कर दी। लेटरल एंट्री से IAS बनने लगे और संविदा ठेकेदारी से नौकरियां मिलने लगी, और सारी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे करके खत्म हो गई। आज हालात ये हैं, अभी पुलिस की भर्ती का पेपर आया था, सरकार ने कहा 60,000 भर्तियां, सबसे बड़ी भर्ती। बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी। माँ बाप को लगा अब तो हमारा बेटा नौकरी जाएगा, 4 पैसे कमाएगा, हमारी दुख तकलीफें खत्म करेगा। बच्चे ने मेहनत की, बढ़िया 400 रुपए दे के फार्म भरा, फिर पेपर देने गया। पेपर दे के बाहर निकला तो पता लगा पेपर लीक हो गया। 400 रुपए के हिसाब से 48 लाख बच्चों से 200 करोड़ रुपए सरकार ने अपनी जेब में घेर लिए, और वो बच्चे फिर जो है बेबस लाचार होकर रह गए। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। बच्चों को लगा कि हमें नौकरी मिलेगी। 20,000 दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों की नौकरी सरकार ने आरक्षण के होने के बावजूद भी छीन ली। वो बच्चे 600 दिन से ज्यादा हो गए आंदोलन कर रहे थे। मैं उनके आंदोलन में गया। 4 दिन तक मैं खुले आसमान के नीचे लेटा रहा। हमने ताकत लगाई। सरकार ने डर के 6,800 नौकरी देने का काम किया। जब उन बच्चों को नौकरी मिली, वो रोने लगे मुझसे चिपक के कि भैया जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। 2-4 दिन बाद कोर्ट से स्टे करवा के फिर उनकी नौकरी सरकार ने छीनने काम किया। इस तरह से इस देश में दलित पिछड़ों के साथ जुल्म जाती हो रही है। पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, विश्वकर्मा, सेन,
चमार वाल्मीकि पासी धोबी कोरी खटीक के जो बच्चे हैं, जिनको सदियों तक जुल्म जाति का शिकार होना पड़ा, जिनको सदियों तक सारे दुख तकलीफ होने के बावजूद जिनकी आंखों के आंसू किसी ने नहीं पूछे, जिनको तमाम तरह की कुरीतियों का सामना करना पड़ा, जिनको तमाम तरह की पाबंदियों के साथ इस देश में जीना पड़ा, जब बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान ने इस देश में समता समानता लागू कर दी तो दुश्मन बड़ा चालाक था, दुश्मन खबरदार हो गया। लाइट की वजह से भैया का चेहरा ना दिखाई देगा किसी को भी इधर से। यहां से मेरी आवाज ही सुन लो बस। मैं तुम्हारे इतने नजदीक खड़ा हूं, जब तुम मुझे टीवी में देखते हो तब भी खुश होते हो, जब मुझे यूट्यूब पे देखते हो तो भी खुश होते हो, फेसबुक पे देखते हो तो भी खुश होते हो। नीचे कर लो बेटा, थोड़ा नीचे कर लो। लेकिन आज मैं सामने खड़ा हूं, इतनी दूर से दिख रहा, दिल से दिल नहीं मिले हुए ना। क्यों भाई? इसे नीचे रख देना। अगर बेटे की आवाज 1 किलोमीटर दूर से भी माँ को सुनाई दे जाए, सुकून मिलता है नहीं मिलता बताओ? अगर भाई की आवाज 500 किलोमीटर दूर से फोन पे सुनाया जाए, ये पता लग जाए भाई ठीक है, तो तक दिल में सुकून मिलता नहीं मिलता है? तो आज 5 मीटर से क्यों नहीं हो रहा ये प्यार? अच्छा, लाइट खराब कर रही थी? अच्छा ठीक है, गौर, अच्छा मेरी बात पे गौर करो, लाइट पे गौर मत करो। हमारी जिंदगी में तो वैसे अंधेरा है, कौन सा उजाला हमारी जिंदगी में? 75 साल बाद आज भी 10% मकानों को छोड़ के मैं शर्त लगा रहा हूँ, गांव में हमारे घर जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, आज भी हमारे घर प्लस्तर नहीं हुआ होगा। आप चेक करा के देख लो, ठीक है? प्लस्तर नहीं होगा तो पुताई भी नहीं होगी, पुताई भी नहीं होगी तो सुख सुविधा के नाम को तो भूल जाओ। इस देश में जो कुत्ता पालते हैं अमीर लोग, उसके लिए भी बिस्लेरी का पानी, आरओ का पानी उगड़ते हैं। आपके यहाँ चेक करो, 90% लोग यहाँ नलके का, टंकी का पानी पीते होंगे, जो पानी जहरीला हो गया। आप जाके देखो क्या हो रहा है देश में, ठीक है? इसलिए मेरी बात पर गौर करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार हमें दिया। जब वोट का अधिकार दे दिया और ये नारा दे दिया कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, तो इस देश में हुक्मरान लोगों के दर्द उठ गया, उनको तकलीफ होगी। उन्होंने कहा भाई ये तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खतरनाक निकला, जिसको हमने स्कूल में नहीं घुसने दिया, जिसको हमने पानी नहीं पीने दिया, मटकी नहीं छूने दिया, आज इस व्यक्ति ने तो इस सब लोगों को अधिकार दे दिए, हमारे बराबर में बिठा दिए कुर्सी पे। जिनसे हम छुआछूत भेदभाव करते थे, आज तो हमारे बराबर बैठने जा रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। तो दुश्मन ने षड्यंत्र किया कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया और दुश्मन ने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, इनका राजकाज न्याय देंगे। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है, अगर वो चीज उसको मिल जाए तो वो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचता। जैसे कोई आदमी भूखा हो, आप उसे कह दो आजा भजन सुन ले, तो वो कहेगा भजन बाद में सुनूंगा, पहले भोजन की व्यवस्था करा दो। होता ही नहीं होता है? जो कोई आदमी जिसको बहुत नींद आ रही होती है, उसको आप कह दो आजा भोजन कर लो, वो कहेगा भाई भोजन बाद में कर लूंगा, पहले सो जाने दो। तो जब हमारा समाज, ये जो बहुजन समाज देश भर में है, गरीब कमजोर है, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, क्योंकि आजादी तो आई, आजादी के साथ धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो 14 अगस्त को 1947 को गरीब था, वो 16 अगस्त 1947 को आजादी होने के बाद भी गरीब था। जिस पे जमीन नहीं थी उसको जमीन नहीं मिली, जिस पे रोजगार नहीं था उसको रोजगार नहीं मिला, जिस पे उद्योग नहीं थे उसको उद्योग नहीं मिले, जिस पे नौकरी नहीं थी उसको नौकरी नहीं मिली, और जिस पे मकान नहीं था उसको मकान भी नहीं मिला इस देश में। तो आजादी तो अधूरी सी थी। असली आजादी आई 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ। लेकिन दुश्मन कितना खतरनाक था, दुश्मन ने हमारी वोट को नोट से खरीदना शुरू कर दिया। बाबा साहब गांव-गांव जाके समझाते, शहर-शहर जाके समझाते, बाबा साहब की बात समाज समझता, लेकिन शाम के टाइम जब उनके घर में खाने पीने की जरूरत का सामान नहीं होता, तो समाज पैसे वालों की तरफ देखता, और वो पैसा देके हमारे लोगों से को पैसा देके उनकी वोट को अपने पाले में करके और राज करते। बहुत सारे गांव तो ऐसे थे जहां बूथ भी कैप्चर हो जाते थे, जहां हमारे लोगों को वोट डालने की आजादी भी नहीं थी। फिर मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को, जिन्होंने कभी मिले भी नहीं, बाबा साहब को देखा भी नहीं, बाबा साहब को सुना भी नहीं, एक मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि नाम के एक कर्मचारी ने, जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े हैं, जिनका बहुत सम्मान है, उन्होंने काशीराम साहब से कहा कि साहब आप क्लास 1 के अधिकारी हो, डीआरडीओ में साइंटिस्ट हो, मैं यहाँ बाबा साहब की जयंती की छुट्टी मांग रहा हूँ, मुझे कोई छुट्टी नहीं देता, आप इस छुट्टी के लिए बोलोगे तो हमें छुट्टी मिलने लग जाएगी। जब बाबा साहब, काशीराम साहब ने बात सुनी, उन्होंने कहा ये बाबा कौन है? तो उन्होंने कहा ये बाबा वो है
जिनकी वजह से आज आपने कोट पहना है। उन्होंने कहा मैंने तो कोट अपनी मेहनत से पहना है। उन्होंने कहा अब इस देश की व्यवस्था से वाकिफ नहीं हो, ये जो कोर्ट का अधिकार दिया है ये भारत के संविधान ने दिया है, और संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी है, तब आपके तन पे कपड़े हैं। काशीराम साहब सोच में पड़ गए। काशीराम साहब ने कहा कि मैं बाबा साहब को कैसे जानूं, तो दीना भाना वाल्मीकि जी ने उनको एक किताब दे दी, जिस किताब का नाम था नेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। साहब ने उसको पढ़ा, एक रात में 3 बार पढ़े, रोने लगे, नौकरी छोड़ दी, परिवार को लिख दिया कि मेरा परिवार से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा समाज भूखा नंगा है, मुझे इनको इकट्ठा करना है, मुझे इनको जागरूक करना है, मुझे इनकी गरीबी काटनी है, मैं नौकर बन के नहीं जीना चाहता। बाबा साहब तो मुझे मालिक बना गए थे, लेकिन आज भी मेरे देश में मैं भी नौकर, चाहे मैं क्लास 1 का अधिकारी बन जाऊं तो भी सरकार का नौकर, और चाहे मैं 4th क्लास का कर्मचारी बन जाऊं तो भी नौकर। मैं इस देश में नौकर नहीं बनूंगा, अपने समाज को हुक्मरान बनाऊंगा। गांव गांव जाने लगे, लोगों को समझाने लगे। जो पहले से किसी पार्टी जुड़े लोग थे वो उनका अपमान करने लगे। रे ये काशीराम आ गया बेवकूफ बनाने हमें, अरे कह रहा है कि झंडा ढालो नीला, क्या है नीले झंडे में, हम तो फलानी पार्टी को वोट दे रहे हैं, उनकी सरकार है, राजकाज उनका है, हम इसको क्यों वोट दें। काशीराम साहब माने नहीं, काशीराम साहब चलते रहे, काशीराम साहब चलते रहे, पूरे देश का भ्रमण करते रहे। धीरे धीरे समाज की समझ में आने लगा कि हमें काशीराम के साथ खड़े होकर ही हमारी गुलामी की बेड़ियां कट सकती है। जब आपने काशीराम साहब का साथ दिया तो इस प्रदेश में हम पे राजकाज भी आया। फिर 2006 में काशीराम साहब भी चले गए। इधर दुश्मन ने भी तैयारी कर ली। दुश्मन ने कहा, क्योंकि बाबा साहब की आखिरी जो भाषण था 18 मार्च 1956 का आगरा में, जब बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया, मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, तमाम तरह के अन्याय आरोप सह के तो इसको पीछे मत जाने देना। जब बाबा साहब का भाषण उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने समाज में जाके पढ़े लिखे लोगों को तैयार किया, बामसेब नाम का संगठन बनाया और समाज में गांव का जाकर कहा कि भाई वोट को बेचना नहीं है, वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। क्या कोई अपनी बहन बेटी को बेचता है? बताओ भाई, बेचता है क्या? तो समाज की समझ में आ गया कि काशीराम साहब जो समझा रहे हैं वो सही बात है। वोट बेचनी बंद हुई, वोट संगठित होकर डलनी शुरू हुई और राजकाज आ गया। लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक था, दुश्मन मशीन ले आया। उसने कहा अब इनकी वोट को ये किसी को डाल दें, हम अपने पास ही आ जाएंगे मशीन में हमारे, अब हमें इनकी वोट की जरूरत नहीं, ना हमें पैसे देने। ठीक है, उसने मशीन वालों को पैसे दिए और वोट की चोरी स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारे नेता उस बात को नहीं समझ पाए, हमारे नेता अपनी बातों में लगे रहे। फिर हमारे बड़े कुछ साथियों ने इस पे गौर किया और मशीन में वीवीपैट लगा दिया। अब वीवीपैट से वोट की चोरी कम हो गई है और अभी भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमने ये भी कहा कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो मशीन में न गिर के हमारे हाथ में आ जाए, हम ये देख लें जिसको वोट दी उसको गई या नहीं गई, हम उस वोट की चोरी को रोक लें। लेकिन असल बात ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब दो और प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में सोच के बताना, कोई किसी की कहीं बात नहीं कहेगा। आप इस देश में तमाम तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, तमाम तरह की तकलीफों से पीड़ित हैं। उन तकलीफों के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, हर डॉक्टर जब भी आप जाते हो नई दवाई बदल के दे देता है। 75 साल हो गए आपको डॉक्टर से दवाई लेते हुए, आपको आराम नहीं लगा। अब आप क्या करोगे? डॉक्टर बदल देंगे। क्या करोगे? जोर से बताओ, सब लोग बताओ, दोबारा समझ लो। आपको कोई बीमारी हुई और आप डॉक्टर के पास चले गए, आपने डॉक्टर को पैसा भी दिया, समय पे दवाई भी खाई, दोबारा गए, डॉक्टर ने दूसरी दवाई बदल दी, आपने फिर पैसा दिया, समय पे दवाई खाई, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। आप तीसरी बार गए, उसने फिर दवाई दी, पैसा लिया, आपने दवाई टाइम पे खाई, फिर बीमारी ठीक नहीं हुई। ऐसा आपने बहुत बार किया और आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। अब आप क्या करोगे? डॉक्टर बदल देंगे। तो बस मैं आपको यही कहना आया। चंद्रशेखर भैया, मैं आपको नहीं कहना है कि इस बार डॉक्टर बदल लो, आपकी सारी बीमारियों को जड़ तक काटने का काम चंद्रशेखर आजाद कर देगा। यही कहने के लिए बस मैं आपके गांव में आया। सुनो भाई, बात सुनो। देखो एक बात मुझे आपसे कहनी है, ओमपाल जी कह दूं, देख लो भाई, देखो ये बेटे, ये मेरे छोटे भाई, ऐसा ना, अगर फोटो खींच के जिंदगी बदलती तो बाबा साहब की मूर्तियां लगी हमारे यहाँ, फिर भी हम भूखे नंगे हो रहे हैं। आप मेरी बात पर गौर करो, आप समाज का भविष्य हो, आपके कंधों में जिम्मेदारी है।
रहेंगे हम फिर भी भाई के रहेंगे हम भाई ये आपस में बात मत करो। ये क्या करे तुम लोग खड़े होके? छोड़ दो ये, इसको छोड़ो। ये इनसे बात करो बेटा, इनसे बात करो। साथ रहो बिल्कुल बाबा साहब रहते हैं आप मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हो तो हमें आप इसमें मत जाओ। देखो भाई, कोई ना कोई महापुरुष तो हमारे कह के गए होंगे कि शराब पिया करो। कोई तो कह गए होंगे, बाबा साहब कह गए होंगे, सतगुरु रविदास जी कह गए होंगे, सतगुरु समनदास जी, कोई तो कह गया होगा। नहीं, हमारे लोग इतने बेवकूफ थोड़ा ही क्यों भाई, कोई तो कह गया होगा। दुश्मन बहुत चालाक है। वो शराब के ठेके तो खोल रहे हैं हमारी बस्ती में, और स्कूल खोल रहे हैं वहां उनकी बस्ती में, और हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं उनकी बस्ती में। ठीक है, हमारी बस्ती में खोलता है ठेके। जो कुछ कमावे चुपचाप जाकर उनको दे आवे, और फिर हमारे बच्चे भूखे नंगे रहे देश में। चलो काम की बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। ये बात कह रहा हूँ मैं, आज पहली बार कह रहा हूँ। ओमपाल जी यहाँ बैठे सीनियर, और ये बैठे हैं हमारे धर्मपाल जी, और जिला अध्यक्ष जी बैठे। भाई यहाँ कहीं आपकी आंख नाक झुकड़ दी, ईमानदारी से बताइए। आप अपने दिल पे हाथ रखे। जुल्म बताओ जहां जाके ना लड़ाऊं। कोई बताओ किसी के साथ, गरीब के साथ हुआ हो जहां जाके ना लड़ाऊं। 16 महीने जेल भी काटी, जो भी मुसीबत आई सारी का सामना किया। कभी आपसे नहीं कहा कि डर गया हूं, लेकिन आज मैं महसूस करता हूं कि जहां नेता सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डर के घर में बैठ गए, मुकदमे जेल से डर के बैठ गए, वहां मेरे ऊपर गोली भी 4 चला ली। अब भी मैं जिंदा हूं। आज मेरी समझ में बात कुछ दिन पहले आ गई थी कि जब तक हम पर राजकाज नहीं होगा, हम अपने लोगों का कोई भला नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में नहीं होगी, हम अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा, दुश्मन की इसमें हिस्ट्री है चंद्रशेखर आजाद की, उसने दुश्मन की गोली से मरने से अच्छा अपने लोगों की अपनी गोली से मरना ज्यादा अच्छा माना। मैं बस आपको ये कह रहा हूं, अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो फिर इससे बढ़िया कि वो मुझे गोली मारे, इससे बढ़िया आप मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैं जीते जी आपको इस गरीबी बेबसी में देख नहीं पा रहा, और आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये मेरी तकलीफ है। मैं गोली जब उनको लगी, तीसरे दिन में बहते खून में जब वहां गया भरतपुर सम्मेलन में 7 घंटे यात्रा करके, और 7 घंटे करके मैंने अपनी जान को भी दांव पे लगा दिया, इसलिए क्योंकि मेरे जैसे लाखों चंद्रशेखर भी कुर्बान हो जाएं, और इस देश में संविधान का पूर्ण रूप से राज आ जाए, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा हो जाए, इसीलिए हम लोग जीते। आज देखो क्या स्थिति है। दलितों के साथ जुल्म तो हो रहा है, पिछड़े वर्ग के साथ भी हो रहा है, लेकिन इस देश में देखो जिनकी राजनीतिक ताकत नहीं होती उनके साथ क्या होता है। 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। आज उनके जिस धार्मिक स्थल पे चाहे बुलडोजर चला दो, उनको चाहे दाढ़ी पकड़ के पीट लो, चाहे टोपी के ऊपर पीट लो, चाहे किसी पशु के ऊपर पीट लो, तमाम तरह से वो इस देश में जुल्म जाति सह रहे हैं। वो भी ये सोचते हैं कि यार कोई तो हमारे लिए खड़ा हो। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि जैसे 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनने वाला समाज है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप देख लो, हर आदमी जमीन बेच रहा है या फिर समझौता कर रहा है। अगर कोई समझौता नहीं कर रहा तो वो आप लोग हो जो इस नीले झंडे को लेकर बैठे, किसमें भरोगे। मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप ये समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जाके पार्लियामेंट में आपके हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो फिर आज से ही चंद्रशेखर आजाद बढ़ के अपने क्षेत्रों में काम करो। पहले अपने गांव को तैयार करो, फिर अपने गांव से निकल के बराबर के गांव में जाओ। वहां जो दूसरे समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, उनसे भी हाथ जोड़कर कहो कि भाई हमने सबको मौका दे दिया, इस बार हमारा मरने मिटने को तैयार है, और वो हमारे लिए लड़ रहा है। अगर उसको एमपी एमएलए बनना होता, बहुत पार्टियां उसको ऑफर देने वाली, वो अगर यहाँ लड़ रहा है स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, तो हमें उसके हाथ मजबूत करने हैं। जिस दिन ये बात आप मन में ठान लोगे, मैं गल्ला खेड़ी को जानता हूं, मैंने गल्ला खेड़ी के बारे में सुना, मैं आपको लिख कर देता हूं, पूरी लोकसभा तैयार हो जाएगी, कोई रोकने वाला भी नहीं मिलने का आपको। पूरी नगीना लोकसभा में शर्त लगा रहा हूं इस बात। अगर नगीना लोकसभा के गल्ला खेड़ी नूरपुर विधानसभा के लोग मन बना लें तो आसपास के 25-30 गांव तो सवेरे तक तैयार हो जाएंगे। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये पुराना गांव है, स्वाभिमानी गांव है,
ये समझदार गांव है। अगर रात को 9 बजे भी यहाँ हमारी इतनी बड़ी संख्या माँ बहनें जुटी है या वहां घरों पे खड़ी है, तो ये कोई बेवकूफ गांव नहीं है। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताओ, अगर संविधान खत्म हो गया और वोट का अधिकार चला गया, कोई बस्ती में होगा हमारी? क्या नहीं हो सकता है, आप मुझे बताओ। इस देश में जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है, रोशनाबाद में लाखों नौजवान रोजगार मिल सकता है, तो क्या यहाँ नहीं लग सकता नगीना में? जब एम्स जैसा हॉस्पिटल ऋषिकेश में बन सकता है, मुख्यमंत्री गोरखपुर में बनवा सकता है, तो यहाँ नहीं बन सकता नगीना में? जब कुटीर उद्योग बहुत सारी जगह लग सकता है, तो यहाँ कुटीर उद्योग पेंशन देते हैं तो 5,000 रुपए पेंशन, आप वृद्धा विधवा पेंशन जो 500 रुपए देते हैं, विकलांग पेंशन वो 5,000 रुपए क्यों देते हैं आप लोग? ये सरकार गरीबों का मजाक उड़ाती है। वो उनको 2 किलो राशन देके उनकी वोट को ठगना चाहती है, जबकि ये भी नहीं पता लोगों को कि जो आप सामान खरीदते हो उस पर 28% टैक्स लगता है। 1 रुपए का सामान खरीदोगे 28 पैसे सरकार खाते में जाएंगे। आप एक परिवार 5,000 रुपए का सामान खरीदोगे एक महीने में, 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाएंगे। आपका ही पैसा आपको देके 200-400 रुपए का राशन देके आपकी वोट को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारे लोगों को समझ नहीं पाता। 350 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए कर दिया नहीं कर दिया बताओ? 45 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया, और अभी 2-2 रुपए घटा दिए। चुनाव खत्म होगा, आपकी खाल खींच के ले लेगा मोदी पैसे, 10-10 रुपए बढ़ा। याद रखना मेरी बात को, अगर 10 रुपए नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल पे, तो आप मुझे पूछ रहे हो चुनाव के 10 दिन के बाद, ये चोर है, चोर लुटेरे डकैत, ये अडानी अंबानी के रिश्तेदार इस देश को बेचकर भाग जाएंगे और हम इस देश में कर्ज में चले जाएंगे अंग्रेजों के। आप इस बात को समझ लो। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो गाड़ी चल रही बहुत तेज। इस देश में इतिहास गवाह, जब जब भी इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास किया गया, तब तक आप लोगों ने इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। इतिहास इस बात का गवाह है, ठीक है। आज मैं आपको पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, यहाँ सब समाज के लोग खड़े हैं। इस देश में चमार रेजिमेंट बनी थी, आप पता कर लेना। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की डरपोक समझने लगे हो, ठीक है। हम पहले दिन से इस देश में चमार रेजिमेंट बहाल करवाने के लिए, देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोग गुलाम नहीं है, इस देश में मुस्लिम गुलाम नहीं है। और मैं आपको चैलेंज कह रहा हूं, याद रखना मेरी बात को। ये बाबा साहब की स्टैचू लगी है और ये हमारे तमाम सम्मानित नेता, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना काम जिम्मेदार से किया है। भाई मैं तो फोन उठा रहा हूं, मुझे क्या कह रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो सदगुरु महाराज तस्वीर लगी है, मैं आपको वचन दे कह रहा हूँ, एक अकेले चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए पूरे सब लोग इकट्ठे होकर लग रहे हैं। उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं, और ये कोई करोड़ आपका हित चाहते तो क्या इस देश में कोई गरीब रहता? कभी चुनाव के बाद आके पूछा उन्होंने कि बेटी की शादी के लिए पैसे चाह गया? कभी पूछा बच्चे को इलाज खातिर पैसे चाह गया? फिर आपके फटे कपड़ों देख कर हंसने वालों को आप अपना नेता मत मानो। ये पैसे वाले लोग अगर हमारे अपने होते तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहता, कोई भी परेशान नहीं रहता। मैं नौजवानों को कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल है, हेलमेट लगाओ, बराबर के गांव में जाओ, पहले हर घर को जा जाकर तैयार करो, हाथ जोड़ने सीखो। राजकाज के लिए तैयार होना पड़ेगा। राजकाज शेर की सवारी है, अगर शेर की सवारी से उतरोगे तो शेर खा जाएगा। तो राजकाज में रहो, और राजकाज से देखो राजकाज है नहीं, और हमने पार्टी बना ली तो उन्होंने कहा भाई ये आदमी कल को खड़ा ना हो जाए तो इसे निपटाओ, तो गोली चला दी उन्होंने। अब जिस दिन हम राजकाज में आ जाएंगे फिर वो गोली हमारी तरफ थोड़ी चल रही, फिर तो वो गोली गुलदस्ते बन जाएंगे। मेरे इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि इस देश में सदगुरु रविदास जी महाराज का बेगमपुरा राज का सपना पूरा हो, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसा राज जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी माँ के आंख में आंसू ना आए, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, ऐसा राज जहां सब लोग बराबर हों, जिस राज को सदगुरु महाराज ने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, सब खुशहाल हो, ऐसा राज लाने के लिए अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। और अगर नहीं ताकत बनाओगे तो इस देश में आपका हाथ ऐसे फैला रहेगा हर चीज के लिए। जिनके हाथ ऐसे फैला होते हैं, जिनके हाथ ऐसे फैले होते हैं, उनको मांगने वाला कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनके हाथ फैले होते हैं उसका हाथ ऐसा फैला होता है, वो आपको मालिक समझता है। आप इस देश में ऐसे हाथ फैलाओगे
तो आप इस देश में मालिक नहीं बन पाओगे। पहले तो अपना नेचर बदलो, अपने हाथ को मुट्ठी को ऐसे बिछो, ऐसे बंद करो, देखो बंद करो, अपनी मुट्ठियों को बंद करो, बंद करो। जो लोग खड़े हैं सब लोग करो, बंद करो ना, करो ऐसे। अब अपनी मुट्ठी को ऐसे करो। जब तक आप मुट्ठी बंद रहोगे ताकतवर रहोगे इस देश में, मेरी बात को याद रखना। और जब आपने अपनी सोच बदल ली, मैं आपको सोच का उदाहरण बताऊं, बेड नहीं, वो नहीं मानता चैन, उसके पैर में मानता है एक पतली सी बेड़, और उस बेड़ को छोड़ देता है। मगर हाथी के दिमाग में बात बैठ जाती है कि मैं तू इसे तोड़ नहीं सकता, वो कभी उस बेड़ी को छुड़ा नहीं पाता। अभी बात मेरी याद है, कहने लगा केतली को छोड़ो हमारे साथ चलो, फिर क्या करोगे? वो आपको आगे नू अनसुन मान लग गया कि नहीं नहीं हमारे साथ चलो, फिर क्या करोगे? अपने फोन को भूल तो नहीं जाने, पक्का? तो इसे पलटे जी, ओमपाल जी उधर कर दिए। अब इधर देखो भाई,